नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्याग्राम में। प्यारे दोस्तों, आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी का हम दोनों पार्ट इसमें कवर करेंगे, बॉटनी और जूलॉजी। हम दोनों पार्ट को एमसीक्यू के माध्यम से कवर करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, ये सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है और इसमें एमसीक्यू के माध्यम से आपको सब कुछ बताया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हम कोई एक क्वेश्चन लेंगे, उसका 4 ऑप्शन होने वाला है। हम उस क्वेश्चन का आंसर तो जानेंगे ही जानेंगे, साथ ही साथ चारों जो ऑप्शन है उसको हम बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो आज हमारा ये इंट्रोडक्शन का क्लास है, ये हमारा पहला क्लास है बायोलॉजी का। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का इंट्रोडक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बायोलॉजी शब्द का मीनिंग क्या होता है। देखिए, बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है बायो, या कहीं कहीं लिखा रहेगा बायोस, ठीक है, और दूसरा है लोगोस। बायो का अर्थ होता है जीवन यानी कि लाइफ, और लोगोस का अर्थ होता है टू स्टडी यानी कि अध्ययन, यानी कि जीवन के बारे में अध्ययन करना ही बायोलॉजी होता है। हम इसमें उन सभी जीवों के बारे में पढ़ेंगे जो जीवित हैं, यानी कि जिसमें जान है, यानी कि जो जीवित हैं जिसमें ज़िंदगी है। ठीक है, हम ऐसे कोई भी यानी कि वस्तु के बारे में नहीं पढ़ेंगे जो जीवित नहीं है। यानी कि पेड़ पौधा भी एक जीवित है। ठीक है, लेकिन वो पादप में आता है, जंतु में नहीं आता है, क्योंकि वो बॉटनी का पार्ट है। लेकिन हम उसमें ऐसा कोई भी वस्तु के बारे में नहीं पढ़ेंगे जिसमें जान नहीं है, क्योंकि वो हमारा केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे जीवन के बारे में। देखिए, सबसे पहले जीव विज्ञान ये जो शब्द है, यानी कि बायोलॉजी जो शब्द है, इसका सबसे पहले प्रयोग किया था लेमार्क एवं ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने। कब किया था? ये 1801 ईस्वी में किया था। और एक बात आप लोग ध्यान रखिए कि इस क्लास में ना तो आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता है और ना ही कुछ भी रटने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ना तो आपको लिखने की आवश्यकता है और ना ही याद करने की। तो फिर कहेंगे आप लोग कि फिर हम पढ़ेंगे कैसे? तो देखिए, हम इसमें एमसीक्यू के माध्यम से आपको सब कुछ बताने वाले हैं, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन क्लास है, इसलिए हम थोड़ा बहुत कुछ आपके सामने लिख के लाए हैं। लेकिन आगे से जो भी हमारी क्लास होने वाली है उसमें हम एक क्वेश्चन लाएंगे, उसका 4 ऑप्शन होगा और उन चारों ऑप्शन को बेहतर तरीके से हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। और एक क्वेश्चन के जो ऑप्शन बार बार जो है रिपीट होता रहेगा, जिससे आपको उस ऑप्शन के बारे में हर बार अगर आपको बताएंगे तो आपको वो अपने आप याद होने वाला है। इसलिए आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ध्यान रखिए, आप मात्र 15 से 20 मिनट हमें रोज़ दे दीजिए और आप बायोलॉजी से अपना छुटकारा पा लीजिए, क्योंकि इसके बाद आपको कहीं भी कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फिर भी एक कॉपी पेन लिख बैठ जाइएगा। कारण ये है कि मान लीजिए किसी शब्द को हम आपके सामने 3 से 4 बार बोल चुके हैं, फिर भी आपको वो याद नहीं हो रहा है, तो बस उसे नोट करने की आवश्यकता है, आप उसको नोट कर लीजिएगा। बाकी पहली बार में किसी भी शब्द को सुन के आपको नोट नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि वो शब्द आपके सामने बार बार आने वाला है और हम कम से कम वो शब्द आपके सामने में 10 बार तो ज़रूर लाएंगे। इसलिए लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो शब्द आपके सामने 4-5 बार आ चुका है फिर भी याद नहीं हुआ है तो उसे लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये जान लीजिए वैज्ञानिक था लेमार्क और ट्रेविरेनस, जिन्होंने जीव विज्ञान शब्द का नाम दिया था। ठीक है, इसके बाद फिर आ जाता है जीव विज्ञान के जनक। तो जीव विज्ञान के जनक माना जाता है अरस्तु को, जिसे इंग्लिश में हम एरिस्टोटल भी कहते हैं। ठीक है, और यही जो जीव विज्ञान का जनक है वही जंतु विज्ञान का भी जनक है, यानी कि अरस्तु ही जीव विज्ञान का जनक है और अरस्तु ही जंतु विज्ञान का जनक है। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी और जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी। ठीक है, इसके बाद देखिए, कोई तो ऐसा वैज्ञानिक रहा होगा जो इसको 2 भागों में बांटा, यानी कि जंतु जगत और पादप जगत। तो आधुनिक वर्गीकरण के पिता माना जाता है लिनियस को। ये कार्ल लिनियस ने पूरे बायोलॉजी को 2 भागों में बांट दिया, एक जंतु जगत जिसे यानी कि जूलॉजी कहते हैं, और एक पादप जगत यानी जिसमें प्लांट आता है और वो बॉटनी का हिस्सा हो जाता है। तो लिनियस ने अपना पुस्तक था उसका सिस्टमा नेचुरी। ठीक है, इसमें उन्होंने यानी कि संपूर्ण बायोलॉजी को 2 भागों में बांटा, जंतु जगत और पादप जगत। ठीक है, आगे देखिए, ये जो वनस्पति विज्ञान के जनक, यानी कि वहाँ तो हम जान गए किसका, बायोलॉजी का। हमने बायो का जनक जाना, कौन था, अरस्तु। उसके बाद हमने जूलॉजी का जनक जाना, वो भी कौन था, अरस्तु। इसके बाद बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान, इसका जनक है थियोफ्रेस्टस। देखिए, आपको ये दोनों कहीं नहीं पूछेगा, ये जो अरस्तु है और ये भी अरस्तु, क्योंकि ये सभी जानता है। और मतलब कि अभी तक एग्जाम में
पहले आया करता था, लेकिन अब एग्ज़ाम का लेवल इतना भी नीचे नहीं रहा कि अब ये पूछे कि जीव विज्ञान का जनक कौन है। लेकिन ये पूछ देता है, ये जो वनस्पति विज्ञान का जनक है, क्योंकि ये थेओफ्रेस्टस नाम जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, अभी भी छोटे छोटे एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, और देखिए पहले तो द्विजगत प्रणाली लाया लिनियस ने, लेकिन इस द्विजगत वर्गीकरण की प्रणाली के स्थान पर एक पंचजगत प्रणाली का सिद्धांत आया, और ये विटेकर ने लाया, और ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, अभी भी पूछा जाता है। ठीक है, तो द्विजगत प्रणाली के स्थान पर आया पंचजगत प्रणाली, जिसका लाने वाला कौन था? विटेकर था। तो ये पांचों जगत क्या है? देखिए ये पांचों जगत था प्रोटिस्टा, हिंदी में भी इसे प्रोटिस्टा ही कहेंगे। फिर था मोनेरा, हिंदी में भी इसे मोनेरा ही कहेंगे। इसके बाद आता है प्लांटेई, प्लांटेई यानी कि पादप। इसके बाद एनिमल यानी जंतु, और फंगी यानी कि कवक। तो इन 5 जगत में बांट दिया किसने? ये जो था हिटेकर ने द्विजगत प्रणाली को बदल करके 5 जगत प्रणाली लाया, और अभी 5 जगत प्रणाली भी चलता है और 2 जगत प्रणाली भी चलता है। ठीक है, अब आप लोग को याद करने का ट्रिक है, PM का PA फुल है, यानी कि ये जो पांचों जगत है, ये तो 5 जगत बहुत छोटा सा बात है, आपको वैसे भी याद हो ही जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम अगर इसको बोलने लगते हैं कि ये पांचों जगत क्या है, प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्लांटी, एनिमिलिया या फंगी, तो हम इसमें से 4 बोल देते हैं, एक हमारे दिमाग से उतर जाता है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको एक ट्रिक याद करना होगा, PM का PA फुल है। आप लोग देखे होंगे किसी कॉलेज में, स्कूल में, वहाँ का हेडमास्टर से ज़्यादा पावरफुल रहता है वहाँ का चपरासी, यानी कि उससे ज़्यादा पावर में रहता है। आप हेडमास्टर से मिलिएगा, आपको 2-4 शब्द आपको अच्छा भी मिल जाएगा, यानी कि आप उससे वो बढ़िया से बात कर लेगा। लेकिन वहाँ का जब PA है या वहाँ का जो चपरासी है या जो स्वीपर है, उनसे अगर मिलिएगा तो वो लगेगा कि उस कॉलेज का प्रिंसिपल वही है। तो अगर कॉलेज में ऐसा हो सकता है तो जो प्रधानमंत्री का PA है वो कितना पावरफुल होता होगा। इसलिए याद करने का है, PM का PA फुल है। P से क्या हो जाएगा? P से हो जाएगा प्रोटिस्टा, M से हो जाएगा मोनेरा, का छोड़ दीजिए, यानी कि जो इंग्लिश में लिखा है वही इसका मतलब कि ट्रिक है। P से हो जाएगा प्रोटिस्टा, M से हो जाएगा मोनेरा, फिर P से हो जाएगा प्लांटेई, A से हो जाएगा एनिमिलिया, और फुल से हो जाएगा फंगी। तो आपको ये 5 याद करने के लिए आप ट्रिक लिख लीजिए, बस ट्रिक लिख लीजिए, PM का PA फुल है। ठीक है, आगे है, इन 5 जगत के बारे में हम जान लेते हैं कि इस 5 जगत में क्या क्या आने वाला है। क्योंकि ये इंट्रोडक्शन का क्लास है तो हमें थोड़ा बहुत जानना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि बेस कम से कम तो तैयार होना ही चाहिए। देखिए पहला आता है मोनेरा, यानी कि मोनेरा में कौन कौन आएगा? तो इसमें प्रोकैरियोटिक जीव आएगा। अब प्रोकैरियोटिक क्या होता है? तो हम जब अगर सेल वाला चैप्टर पढ़ने लगेंगे, यानी कि कोशिका वाला चैप्टर पढ़ने लगेंगे, तो वहाँ प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, इसके बारे में हम बहुत बढ़िया से मतलब कि अध्ययन करेंगे। इसलिए अभी जान लीजिए, प्रोकैरियोटिक वो होता है जो कि एक कोशिकीय जीव या फिर अविकसित जीव में होता है। प्रोकैरियोटिक जीव अविकसित होता है। हम लोग, जानवर, पेड़ पौधा, ये सभी यूकैरियोटिक कोशिका से बने हुए हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक जीव में आता है कौन सा? मोनेरा। और इसमें आप देख लीजिए, जीवाणु आता है, साइनोबैक्टीरिया आता है, आर्कीबैक्टीरिया आता है, तंतुमय जंतु आता है, यानी कि जिसमें सीलिया, विलई पाया जाता है, तंतु पाया जाता है, जिसके माध्यम से वो चलने फिरने का काम करता है। यानी कि ये सभी छोटे छोटे जीव आते हैं जिसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा प्रोटिस्टा। इसे हिंदी में भी प्रोटिस्टा और इंग्लिश में भी प्रोटिस्टा ही कहते हैं। इसमें एक कोशिकीय जंतु यूकैरियोटिक जीव आते हैं। यूकैरियोटिक यानी कि जो अपने लोगों में पाया जाता है, यानी कि इसमें इसका जो है स्ट्रक्चर थोड़ा विकसित रहेगा। ठीक है, और ये जल में पाया जाता है, जलीय यूकैरियोटिक जीव है। इसमें इसका जो एग्जाम्पल है वो है प्रोटोजोआ और यूग्लिना। और ध्यान रखिए, ये जो यूग्लिना है ये मानव नहीं, जंतु और पादप के बीच की कड़ी माना जाता है, क्योंकि ये दोहरा नेचर यानी कि शो करता है। देखिए यूग्लिना, इसे जंतु तथा पादप के बीच की कड़ी समझा जाता है, क्योंकि ये दोहरे जीवन जीते हैं। इसका क्या तात्पर्य है? यूग्लिना के पास अपना प्रकाश संश्लेषण करने की भी क्षमता होती है, और वो दूसरे पे आश्रित होकर के भोजन भी कर सकता है। यानी कि ये परपोषी भी है और इतरपोषी भी है। इतरपोषी यानी कि नहीं, परपोषी को ही इतरपोषी कर दिया, तो परपोषी है या फिर स्वपोषी भी है, यानी कि ये प्रकाश संश्लेषण भी कर सकता है और साथ ही साथ दूसरे पादप से भी भोजन ले सकता है। इसलिए इसे जंतु और पादप के बीच का कड़ी समझा जाता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला हमारा पादप है। पादप के बारे में आप सभी जानते होंगे, यानी कि पेड़ पौधा। इसमें सभी बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी जीव होते हैं जो खुद भोजन बनाते हैं, और ये सभी स्वपोषी होते हैं, ये किसी पे निर्भर नहीं होते हैं। जैसे शैवाल, मॉस और पौधा। आप अपने आसपास में इतने सारे पौधे देख रहे होंगे, वो सभी क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं और
CO2 को अंदर करते हैं, जल और ऑक्सीजन को बाहर करते हैं। इसीलिए तो हम पादप लगाते हैं, यानी पौधा लगाते हैं, ताकि हमें ऑक्सीजन बराबर मात्रा में मिलते रहे। और वो ऑक्सीजन देता ही देता है, ये साथ साथ वो अपना खाना भी बना लेता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ले करके और सूर्य का प्रकाश ले करके। तो ये आता है पादप। यानी कि पादप में सभी बहुकोशिकीय होते हैं, यूकेरियोटिक होते हैं और प्रकाश संश्लेषी होते हैं। ठीक है, उसके बाद जानते हैं कवक के बारे में। इन सब के बारे में हम आगे भी जानेंगे, अभी तो बस इंट्रोडक्शन है, इसलिए आप लोग को थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। कवक है एक फफूंद है। आप लोग देखे होंगे कि कभी आपके रोटी पे या ब्रेड पे कुछ दिन रखा रहने के बाद वहाँ पे एक उजला उजला सा आ जाता है, वो कवक है। ठीक है, इसमें यूकेरियोटिक परपोषी जीव आते हैं, यानी कि ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। कवक आप लोग देखे होंगे, एक होता है जिसे आजकल बड़े ही चाव से खाया जाता है, मशरूम भी एक कवक है, लेकिन वो दिखने वाला कवक है, यानी वो बड़ा सा कवक है। बाकी बहुत छोटे छोटे कवक भी आते हैं और बड़े बड़े कवक भी आते हैं, और कवक को ही इंग्लिश में हम फंगी कहते हैं, फंगस। ठीक है, तो ये जो मशरूम है, इसमें प्रकाश संश्लेषण करने का गुण नहीं होता है, यानी कि यूकेरियोटिक तो होते हैं लेकिन परपोषी होते हैं, यानी कि दूसरे जीव पर से अपना भोजन लेते हैं। ठीक है, इसकी कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा से बना होता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कवक की कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है। आप लोग को ध्यान रखने की बात है, काइटिन की बनी होती है, और ये बात आपको आगे भी कई बार सुनने को मिल जाएगा, इसलिए लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आगे आपको सुनने के बाद भी अगर याद नहीं होता है तो फिर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, और काइटिन क्या है, एक शर्करा है, यानी कि एक जटिल शर्करा है। ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये अपना भोजन जो है क्या किस प्रकार से लेता है, अवशोषण से, यानी किसी भी चीज़ पे बैठ जाएगा और धीरे धीरे उसको सोख जाएगा, तो ये अवशोषण के द्वारा यानी कि अपना भोजन प्राप्त करता है, तो ये कवक आ जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा है पाँचवां, यानी कि जंतु। और जंतु के बारे में आप सभी जानते होंगे, इस वर्ग में सभी यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय और जंतु संभोजी जीव सम्मिलित होते हैं, तथा इसे मेटाजोआ भी कहा जाता है। बस इसको याद कर लीजिएगा, इसे मेटाजोआ कहा जाता है, बाकी सब तो आपको याद ही है। देखिए, मेटाजोआ कहते हैं जंतु को। अब जंतु क्या है, यहाँ पे देखिए सभी यूकेरियोटिक यानी कि विकसित कोशिका वाले, बहुकोशिकीय यानी कि कोशिकाओं का संगठन होगा, ढेर सारा कोशिका होगा, फिर उससे अंग बनेगा, अंग तंत्र बनेगा, पूरा शरीर बनेगा, यानी कि बहुकोशिकीय, इसमें ढेर सारे कोशिका होंगे। जंतु संभोजी यानी कि ये जंतु को भी खा जाएंगे, ये पादप को भी खा जाएंगे, ऐसे होते हैं। यानी कि जंतु में वही आ जाता है। जंतु में क्या आ जाता है, जैसे जंतु में आपका एग्जाम्पल देख लीजिए, हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा मछली, सरीसृप यानी कि जिसमें सांप छिपकली आता है, यानी कि रेंग कर चलने वाले जीव, उभयचर एम्फीबियन यानी कि जो डुअल नेचर शो करते हैं अपना जीवन के लिए, जैसे कि मेढक हो गया, ये पानी में भी रह सकता है और धरती पे भी रह सकता है, और दोनों में सांस भी ले सकता है, कहीं अपने त्वचा से सांस लेता है तो कहीं अपने गलफड़े से सांस ले लेता है, यानी कि फेफड़े से सांस ले लेता है मेढक। ठीक है, इसके बाद आता है पक्षी, ये भी जंतु में ही आता है, तथा सभी प्रकार के स्तनधारी वर्ग इसी में आते हैं। यानी कि जैसे स्तनधारी में क्या हो जाएगा, मानव हो जाएगा, गाय, भैंस, हाथी, घोड़ा, जितने भी बड़े बड़े जानवर हैं वो सभी स्तनधारी है, यानी कि जो अंडा ना देता हो, और अंडा देने वाले भी इसी में हैं, पक्षी भी, उभयचर भी, यानी कि सब कुछ। तो जंतु में यानी बहुकोशिकीय होगा, यूकेरियोटिक होगा और जंतु संभोगी होगा। जैसे मान लीजिए अब जो ये पक्षी है, ये पक्षी क्या खाता है, ये सब कुछ खा सकता है, यानी कि कीड़ा मकोड़ा भी खा लेता है। फिर स्तनधारी में आ जाता है, जैसे मानव सर्वाहारी है, यानी कि वो सब कुछ खा सकता है, पादप भी खा जाएगा और साथ ही साथ वो जंतु को भी खा जाएगा, बकरी को भी खा जाएगा। ठीक है, तो इसमें आ जाता है जंतु, यानी कि एक तरह से मान लीजिए ना 70% धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं ना, वो इस जंतु जगत में ही आते हैं। ठीक है, देखिए इतना हमारा इंट्रोडक्शन था। उसके बाद हम जान लेते हैं विषय सूची, यानी कि हम आगे किस तरह से पढ़ने वाले हैं, यानी कि सिलेबस आपका क्या रहने वाला है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोशिका। ठीक है, कोशिका सबसे पहले इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि कोशिका का आगे पूरा बायोलॉजी में कोशिका का ही जानकारी हमें चाहिए, यानी कि हर जगह कोशिका हमें काम आने वाला है, इसलिए सबसे पहले हम कोशिका पढ़ेंगे। और जैसे ही कोशिका समाप्त होगा उसके बाद हम उत्तक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कोशिका के बाद क्या पढ़ेंगे, उत्तक पढ़ेंगे। और इन दोनों को पढ़ने के बाद, यानी कि कोशिका और उत्तक समाप्त हो जाने के बाद, फिर आपसे राय लिया जाएगा कि आगे कौन सा चैप्टर शुरू किया जाए, क्योंकि कोशिका और उत्तक सबसे पहले हम पढ़ाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा जाएगा आप कौन सा सब्जेक्ट यानी कि कौन सा ये अध्याय पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इसके बाद कोशिका और उत्तक के बाद सारा का सारा जो चैप्टर है अपने अपने में अलग अलग है, यानी कि कहीं से भी कभी भी पढ़ा जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि इस क्रम में ही पढ़ा जाए, अलग अलग ही पढ़ा जा सकता है। लेकिन कोशिका और उत्तक सबसे पहले पढ़ना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है। तो पहले हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि अगली क्लास से हम शुरू करने वाले हैं कोशिका। कोशिका समाप्त होते ही हम उत्तक पढ़ेंगे, और उत्तक समाप्त होते ही आपको कमेंट के माध्यम से पूछ लिया जाएगा कि आगे कौन सा चैप्टर शुरू किया जाए, और जिसका कमेंट ज़्यादा होगा जिस चैप्टर के लिए उसे हम शुरू कर देंगे, ठीक है। तो पहले कोशिका, फिर उत्तक, उसके बाद फिर आपके हिसाब से यानी कि तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम, जिसमें हम तंत्रिका मतलब ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है श्वसन तंत्र, जिसमें हम फेफड़े के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसके बाद कंकाल तंत्र यानी स्केलेटल सिस्टम, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि 206 हड्डी कैसे है। देखिएगा, हम आपको सामने सामने 206 हड्डी गिना देंगे और आपको भी याद हो जाएगा। इसके बाद आ जाएगा पेशीय तंत्र यानी कि मस्कुलर सिस्टम, यानी मांसपेशी के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है अंतःस्रावी सिस्टम, यानी कि अंतःस्रावी तंत्र यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें हम ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, ये लीवर जो है, उसके बाद थायराइड जो है, पिट्यूटरी जो है, हाइपोथैलेमस, इस सब के बारे में आप सुनते होंगे, तो हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद पढ़ेंगे हम परिसंचरण तंत्र, यानी कि रक्त का परिसंचरण कैसे होता है, जिसमें हम खास करके धमनी, शिरा और हृदय के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे पाचन तंत्र, और ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, ठीक है। पाचन तंत्र बहुत बड़ा चैप्टर है और इसमें कुछ ज़्यादा समय लगेगा। इसमें हम पूरी तरह से समझेंगे किस तरह से हमारा मुंह से भोजन जाने के बाद गुदा द्वार द्वारा बाहर निकलने तक के पूरी प्रक्रिया को हम पढ़ने वाले हैं इस पाचन तंत्र में। उसके बाद फिर पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र, इसके बाद पढ़ेंगे प्रजनन तंत्र, यानी कि कैसे एक बच्चे का जन्म होता है। फिर पढ़ेंगे संवेदी अंग, संवेदी अंग यानी कि हमारा आँख, कान, त्वचा, जीभ, नाक, ये सब जो है संवेदी अंग है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद फिर हम मानव पोषण के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि मानव को भोजन के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है, कौन से विटामिन की ज़रूरत होती है, कितने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, किसकी कितनी आवश्यकता होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर मानव रोग के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ह्यूमन डिजीज़, यानी कि मानव को कौन कौन सा रोग होता है, उससे बचने के लिए क्या किया जाता है, ठीक है। यानी कि आपको पूरा बायोलॉजी पढ़ने के बाद डॉक्टर तो नहीं बनेंगे, लेकिन जानकारी के माध्यम से आप डॉक्टर के आसपास ही हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे मानव रक्त, यानी कि ह्यूमन ब्लड, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, सीरम, ये सभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स, जिसमें वो मेंडल वाले हम पढ़ेंगे, मटर के पौधे वाले पढ़ेंगे। फिर इंसान में किस तरह से, यानी कि कोई अगर क्रोमोसोम में कोई गड़बड़ी हो जाता है तो फिर क्या होता है, तो इसके बारे में हम अनुवांशिकी में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे जंतु जगत का वर्गीकरण, यानी कि जंतु जगत को जो 5 जगत में बांटा गया अभी जो हम आपको बताएं, उसको डिटेल्स में हम वहाँ समझेंगे, ठीक है। और इतना के बाद आपको जो है जूलॉजी वाला पार्ट समाप्त हो जाएगा। उसके बाद शुरू हो जाएगा बॉटनी, यानी कि वनस्पति विज्ञान। इसमें हम पढ़ेंगे पादप जगत का वर्गीकरण, यानी कि पादप को कितनी जगतों में बांटा गया है उसके बारे में। फिर पादप हार्मोन पढ़ेंगे। आप कहेंगे पादप को भी हार्मोन होता है, बिल्कुल सही होता है, पादप को भी हार्मोन होता है, यानी अंकुरित होने से लेकर के उसको वृद्धि, विकास और फल फूल देने सब में हार्मोन जिम्मेदार है। सिर्फ इंसान में ही नहीं, पादप में भी हार्मोन होता है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद फिर पादप आकार की पढ़ेंगे, जिसमें पत्ती आ जाएगा, फूल आ जाएगा, फल आ जाएगा, जड़, तना, सबको अलग अलग हम बेहतर तरीके से पढ़ने वाले हैं। इसलिए आपको इस सीरीज के बाद आपको कहीं भी कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आगे भी देख लेते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे। फिर पादप रोग के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, जैसे कि आप लोग कई बार सुने होंगे आलू का अंगमारी रोग, खैरा रोग, लाल धब्बा रोग, इसी तरह के रोग ढेर सारे पढ़े होंगे, लेकिन ये थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है, आपको इसमें थोड़ा सा याद करने की आवश्यकता पड़ेगी, बाकी सब कुछ हम देख लेंगे। इसके बाद फिर वर्णक पढ़ेंगे, यानी कि क्लोरोफिल, इस सब के बारे में। इसके बाद फिर पादप उत्तक पढ़ेंगे, यानी कि पादप में कौन से उत्तक पाए जाते हैं, जैसे जाइलम, फ्लोएम, ये सब हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा था विषय सूची, और इतना पढ़ लेने के बाद आपका बायोलॉजी 90% तक, आपके बायोलॉजी में 90% तक आप क्वेश्चन सही कर सकेंगे। 10% का इसलिए कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि जीके जीएस को समुद्र कहा गया है, और इसमें से हम आपको ज़रूरत की सामान तो ले ही सकते हैं, तो यानी 90% तक आपके क्वेश्चन तो हम सही करवा ही देंगे। बाकी 10% की कोई गारंटी है ही नहीं, क्योंकि ये कब किस माध्यम से और किस तरह से घुमा के पूछ लिया जाएगा, यानी कि पढ़ा हुआ भी कभी गलती हो जाए तो ऐसा हो सकता है। इसलिए हम आपको 90% तक का तो गारंटी दे सकते हैं कि अगर आप इसमें ढंग से पढ़ लिए तो 90% तक आप नंबर ला सकते हैं। और ध्यान देने योग्य बात सबसे यही है कि आपको लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको ना तो याद करने की आवश्यकता होगी, यानी कि मात्र आप 20 मिनट, यानी कि 15-20 मिनट आप हमको दीजिए, और रेगुलर आप यहाँ से बस यहाँ से पढ़ के और ध्यान से सुन लीजिए। उसके बाद आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो कोई टर्म आपको लगता है कि बहुत ही मतलब कि बोरिंग है, कई बार सुन चुके हैं फिर भी याद नहीं हो रहा, तो उसको लिख लीजिए,
तो बहुत लिखने की तो आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और ध्यान रखिए हम सब कुछ MCQ के माध्यम से करेंगे, ठीक है। MCQ के माध्यम से करेंगे, जिससे कि एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होगा, और ऑप्शन का इतना बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे कि आप बार बार, यानी कि वो क्वेश्चन आपके सामने आएगा, वो ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, और सब कुछ आपको एकदम से याद हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान रखिए ये सब कुछ जितना यहाँ पे लिखा हुआ है, इस सब का अगर आप चाहते हैं कि हमें PDF चाहिए, तो वो भी मिल जाएगा आपको। टेलीग्राम पे जाना है और टेलीग्राम पे भी सर्च करना है विद्याग्राम, और जैसे ही विद्याग्राम सर्च करिएगा वहाँ ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, आप वहाँ ज्वाइन करिए और आप सारा का सारा ये PDF ले सकते हैं। हालांकि आपको इस PDF की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी अगर आपको कभी मन करे कि एक बार रीडिंग लगा लें, तो वहाँ से PDF से आप रीडिंग लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यही था आज के बारे में, यानी कि इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना देर तक आप लोग जुड़े रहें, ठीक है। और यही आपका विद्याग्राम आपका चैनल है, यानी कि आपका परिवार है। आप इसी से जुड़ते रहिए और बेहतर से बेहतर तैयारी करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।